हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। हम लोग बात करेंगे फंक्शनलिज्म एंड न्यू फंक्शनलिज्म पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शनलिज्म अगर आप देखोगे, जब हम फंक्शनलिज्म की बात करते हैं तो इसे हिंदी में बोलते हैं प्रकार्यवादी। क्या बोलते हैं? प्रकार्यवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो प्रकार्यवादी सिद्धांत का विकास अगर आप देखोगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ और उन्होंने यथार्थवादी मान्यता का विकल्प प्रस्तुत किया। ठीक है, यहाँ पर प्रकार्यवादी जो है आप लोगों का जो डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनलिस्ट थ्योरी टुक प्लेस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो डेवलपमेंट हुआ है फंक्शनलिस्ट थ्योरी का तो वो कब हुआ है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और दे प्रेजेंटेड एन अल्टरनेटिव टू द रियलिस्ट बिलीफ बिकॉज बीइंग रियलिस्टिक एंड एम्फसाइज ऑन स्टेट सेंटर्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। तो आप देखोगे कि जो प्रकार्यवादी सिद्धांत है इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यथार्थवादी मान्यता का विकल्प प्रस्तुत किया, है ना। क्योंकि यथार्थवादी होने यहाँ पर अगर आप देखो, यथार्थवादी होने राज्य केंद्रित अंतरराष्ट्रीय राजनीति और राज्यों के मध्य परस्पर संघर्ष पर बल दिया था। यहाँ पर इन्होंने अगर आप देखो, यथार्थवादियों ने भी और ये प्रकार्यवादी, ठीक है, ये भी क्या करते हैं? ये राज्यों के मध्य संघर्ष पर बल देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो भी एक तरह से प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जो भी चीजें थी प्रकार्यवादी अगर आप देखोगे तो ये मिलिट्री वर्क जो मित्रेनी है, मित्रेनी, डेविड मित्रेनी इसके काफी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। ठीक है, डेविड मित्रेनी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो डेविड मित्रेनी वर्कड इज कंसीडर्ड एज अ क्रिएटर ऑफ थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म। ठीक है, ये मतलब ये मानी जाती है कि जो मित्रेनी ने काम किया, ठीक है, जो मित्रेनी काम करते हैं इनको कंसीडर किया जाता है, डेविड मित्रेनी को क्रिएटर हैं ये किसके? थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म के। किसमें? इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन में। और ये क्लासिफाई किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। ठीक है, ये उदारवादी संस्थावाद के भाग के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। क्या? आप लोगों का जो फंक्शनलिज्म है। तो फंक्शनलिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर कौन हो गए? डेविड मित्रेनी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो प्रकार्यवादी सिद्धांत के अनुसार राज्यों के मध्य परस्पर संयोग तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा होगा, ना कि राजनेताओं के द्वारा। तो यहाँ पर प्रकार्यवादी जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट थ्योरी, तो म्यूचुअल कॉर्पोरेशन जो बिटवीन स्टेट्स होगा वो कैसे होगा? टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ना कि पॉलिटिशियंस, है ना। तो ये प्रकार्यवादी सिद्धांत वाले जो थिंकर हैं वो ये मानते हैं कि राज्यों के मध्य जो भी संयोग होगा ना तो वो तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा होगा, ना कि राजनेताओं द्वारा। राजनेताओं द्वारा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये तकनीक विशेषज्ञ परिवहन, संचार और वित्त जैसे प्रक्रियात्मक क्षेत्रों में विद्यमान सारी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेंगे। जो तकनीकी विशेषज्ञ होंगे वो संचार हो गया, चाहे वित्त हो गया, चाहे परिवहन हो गया, ठीक है, इसमें जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही साथ पारस्परिक लाभ के परिणाम स्वरूप राज्यों के मध्य तकनीकी और आर्थिक संयोग का भी विस्तार होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? अगर वो लोग इसका प्रॉब्लम का समाधान करेंगे तो साथ ही साथ क्या होगा? राज्यों के मध्य जो तकनीक और आर्थिक संयोग है उसमें क्या होगा? इसका विस्तार होगा। ठीक है, तो प्रकार्यवादी अगर आप देखोगे स्पिल इफेक्ट को भी अत्यधिक महत्व देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्पिल इफेक्ट पर भी अत्यधिक महत्व देते हैं। तो आप देखोगे जो स्पिल इफेक्ट है, मेनली स्पिल इफेक्ट का क्या मतलब होता है? स्पिल इफेक्ट का मतलब होता है आपका सहयोग देना। ठीक है, मतलब आप अगर मान लो सहयोग को बढ़ावा देना, इसका मतलब होता है स्पिल इफेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट थ्योरी, जो म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन स्टेट वुड बी थ्रू टेक्निकल एक्सपर्ट, नॉट बाय पॉलिटिशियन। और दीज टेक्निकल एक्सपर्ट प्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन जितनी भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, प्रोसीड्यूर लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट विल रिजल्ट एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन स्टेट्स। तो ये ध्यान रखना। जो फंक्शनलिस्ट यहाँ पर आप देखो तो ये स्पिल इफेक्ट पर भी अत्यधिक महत्व देते हैं, है ना, स्पिल इफेक्ट पर जोर देते हैं। स्पिल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? स्पिल इफेक्ट का मतलब होता है दूसरे को कॉपरेट करना। ठीक है, और कॉपरेशन इज अ वन एरिया ग्रेटेस्ट पोटेंशियल कॉपरेशन इन अदर एरियाज। तो ये एक क्षेत्र में सहयोग अन्य क्षेत्रों में सहयोग को उत्पन्न करता है। ये प्रकार्यवादी मानते हैं। ध्यान रखना, प्रकार्यवादी किस चीज को मानते हैं? एक तो ये स्पिल इफेक्ट पर अत्यधिक महत्व देते हैं और ये मानते हैं कि एक क्षेत्र में संयोग जो होगा वो अन्य क्षेत्र में संभावित संयोग उत्पन्न करेगा।
बात समझ आ रही है? तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर आप देखो तो राज्यों के मध्य तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक है। कौन कौन सी? विधि एवं संविधान का शासन, दूसरा संचार एवं बेहतर आधारभूत संरचना, तीसरा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और चौथा नागरिकों को स्वतंत्रता एवं अधिकार। तो प्रकार्यवादियों की उपयुक्त मान्यताओं में संशोधन करते हुए देखो जो प्रकार्यवादी हैं वो मेनली किस पर बात करते हैं? सहयोग पर बात करते हैं इनका मेन वो है सहयोग। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मेनली किस पर बात करते हैं? सहयोग पर बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो भी आप लोगों की ये जो भी अगर हम देखें ये कहते हैं कि जो भी आप लोगों की इन लोगों का ये मानना है कि तकनीकी विशेषज्ञ, परिवहन, वित्त, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रकार्यवादी क्षेत्रों में विद्यमान साझी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेंगे कौन? तकनीकी विशेषज्ञ, है ना। और इससे क्या होगा? नागरिकों का कल्याण में वृद्धि होगी। नागरिकों के कल्याण में वृद्धि होगी तो क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रति यहाँ पर एक तरह से अच्छा ही होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति बनी रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो प्रकार्यवादी हैं वो स्पिल ओवर इफेक्ट को भी अत्यधिक महत्व देते हैं। ध्यान रखना, ये क्या है? ये आपका स्पिल ओवर इफेक्ट है। स्पिल ओवर इफेक्ट पूरा लिख लेना, ठीक है। स्पिल ओवर इफेक्ट, इस पर यहाँ पर ओवर रह गया है तो ओवर मैं लिख देती हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। स्पिल ओवर इफेक्ट, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे जब हम बात करते हैं 1980s की, 1990s की, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्षेत्रीय एकीकरण के सिद्धांत को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दी गई थी। और अर्नेस्ट हास के अनुसार जो क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों में जो संघर्ष की संभावना विद्यमान होती है, ठीक है, ये न्यू फंक्शनलिज्म में आएंगे। अभी मैं आप लोगों को आगे समझा देती हूँ, ठीक है। ये ध्यान से समझो। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मध्य तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए परिस्थितियां आवश्यक है, ये कौन बोलते हैं? फंक्शनलिज्म वाले बोलते हैं। और ये विधि एवं संविधान का शासन बताते हैं, संचार एवं बेहतर आधारभूत संरचना बोलने के लिए बोलते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होनी चाहिए, नागरिकों को स्वतंत्रता और अधिकार मिलने चाहिए। तो प्रकार्यवादियों की जो ये उपरोक्त मान्यताएं है ना, ये कौन बिलीव करते हैं इन चारों चीजों में? प्रकार्यवादी यानी फंक्शनलिस्ट। तो इन चीजों में संशोधन किसने किया? नव प्रकार्यवादी ने, यानी अर्नेस्ट हास। तो अर्नेस्ट हास अपने नव प्रकार्यवादी सिद्धांत का निर्माण किया और उन्होंने इस जो ये पूरा न्यू फंक्शनलिज्म जो था उनका, उन्होंने यूरोपियन आर्थिक समुदाय के विकास पर विशेष बल दिया। ठीक है, ध्यान रखना, अपने अध्ययन में उन्होंने किस पर बल दिया? यूरोपीय आर्थिक विकास। तो फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन, कम्युनिकेशन एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए, फ्रीडम एंड राइट ऑफ सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया? मॉडिफाई किया गया। ये अजप्शन जो है वो किसकी है? फंक्शनलिज्म की है। तो फंक्शनलिज्म की अजप्शंस अगर आप देखोगे ये रही। ठीक है, तो अर्नेस्ट हास जो थे वो कौन थे? ये न्यू फंक्शनलिस्ट थ्योरीज थे। तो अर्नेस्ट हास ने क्या किया? इसको मॉडिफाई किया और ग्रेटर इसमें गेव स्पेशल एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इन्होंने किस पर जोर दिया? इन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी पर काफी ज्यादा अपनी स्टडी में यहाँ पर स्पेशल एम्फेसिस किया। तो ध्यान रखिएगा, न्यू फंक्शनलिज्म ने री इंट्रोड्यूस किया टेरिटोरिज्म। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने न्यू फंक्शनलिज्म ने कार्यात्मक सिद्धांत में क्षेत्रीयवाद को फिर से पेश किया। तो ये फंक्शनल थ्योरी एंड डाउन प्ले इन ग्लोबल डायमेंशंस, है ना, और इसके वैश्विक आयाम को कम कर दिया। न्यू फंक्शनलिज्म अगर आप देखोगे थ्योरी जो है वो स्ट्रेटेजी फॉर रीजनल इंटीग्रेशन पर बात करती है, बिल्ड करती है वर्किंग ऑफ डेविड मित्रेनी। डेविड मित्रेनी की कौन सी हो गई? डेविड मित्रेनी आप देखोगे फंक्शनलिज्म। तो न्यू फंक्शनलिज्म एक ऐसा सिद्धांत है जो क्षेत्रीय एकीकरण की राजनीति है, और न्यू फंक्शनलिज्म ने जो अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया वो राज्यों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया पर केंद्रित था। तो न्यू फंक्शनलिज्म जो है वो फोकस करता है अटेंशन किस पर? इमीडिएट प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन अमंग स्टेट्स। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यू फंक्शनलिज्म ने क्या किया? री इंट्रोड्यूस किया टेरिटोरिज्म इन फंक्शनल थ्योरी और डाउन प्लेड इन इट्स ग्लोबल डायमेंशन। न्यू फंक्शनलिज्म जो है वो रीजनल इंटीग्रेशन पर, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा जोर देते हैं। न्यू फंक्शनलिज्म फोकस करते हैं अटेंशन किस पर? इमीडिएट प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन अमंग स्टेट इंटीग्रेट इनटू लिमिटेड फंक्शनल इकोनॉमिक एरियाज। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी मानते हैं कि राज्य सीमित कार्यात्मक और आर्थिक क्षेत्रों में एकीकृत है। और यहाँ पर आप देखोगे वो यहाँ पर किसकी बात करते हैं? इनविजिबल हैंड की भी बात करते हैं। इनविजिबल हैंड इंटीग्रेशन को वो कहते हैं स्पिल ओवर। इनविजिबल हैंड मतलब समझ रहे हो? स्पिल ओवर का मतलब कि दूसरे को कॉपरेट करना। ठीक है, मतलब दूसरे को कॉपरेट करना, सहयोग करना। तो ये ध्यान रखना, वो यहाँ पर ये चीजें। और उसके बाद आप देखोगे वन ऑफ द जो प्रोटोगोनिस्ट है
किसके, न्यू फंक्शनलिज्म के, तो अर्नेस्ट बी हास हैं, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जीन मोनेट अप्रोच टू यूरोपियन इंटीग्रेशन विच एम इंटीग्रेट इंडिविजुअल सेक्टर। तो इसके अलावा अर्नेस्ट हास भी थे, अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे, और यूरोपियन एकीकरण के लिए जीन मोनेट का दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्पिल ओवर प्रभावों को प्राप्त करने की उम्मीद से अलग अलग क्षेत्रों में एकीकृत करना था। और यह भी कहा जाता है नव कार्यात्मक स्कूल के व्यवहार का पालन करता है। ठीक है, यानी कि जो फंक्शनलिज्म है, फंक्शनलिज्म में थोड़े बहुत सुधार करके कौन आया, न्यू फंक्शनलिज्म आया। तो वन ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट आप देखोगे अर्नेस्ट बी हास है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। जीन मोनेट अप्रोच अगर आप देखो यूरोपियन इंटीग्रेशन में, जिसका एम क्या है, इंटीग्रेट करना है इंडिविजुअल सेक्टर को। होप्स ऑफ, इनका होप क्या है कि हम अचीव कर लेंगे स्पिल ओवर इफेक्ट को, है ना, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो फॉलोड न्यू फंक्शनल स्कूल टैक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इसका व्यवहार का पालन भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू फंक्शनलिस्ट, तो यहाँ पर दो तरीके के स्पिल ओवर होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो मेनली दो प्रकार के स्पिल ओवर को बताते हैं। वेट, मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ। तो यहाँ पर 2 काइंड्स के स्पिल ओवर को बताया। पहला स्पिल ओवर है फंक्शनल, दूसरा है पॉलिटिकल। तो फंक्शनल स्पिल ओवर इंटरकनेक्टेड है इकोनॉमिक सेक्टर से, इशू एरिया से, इंटीग्रेट वन पॉलिसी एरिया स्पिलिंग ओवर अदर। और पॉलिटिकल स्पिल ओवर अगर आप देखो तो जो पॉलिटिकल स्पिल ओवर है वो क्रिएट करता है सुपर नेशनल गवर्नेंस मॉडल को और फार रीचिंग एज अ यूरोपियन यूनियन। तो आप देखोगे 2 तरीके के, कार्यात्मक हो गया, एक राजनीतिक हो गया। कार्यात्मक विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों और मुद्दों क्षेत्रों का अंतर संबंधित है ये, और एक इसमें नीति क्षेत्र के एकीकरण दूसरों में फैल रहे हैं, है ना। और राजनीतिक स्पिल ओवर क्या है, ये सुपर नेशनल गवर्नेंस मॉडल का निर्माण करता है, और जैसे कि आपका यूरोपियन संघ है ना, यूरोपीय संघ के रूप में ये सुपर नेशनल गवर्नेंस मॉडल का निर्माण करता है। तो 2 तरीके के न्यू फंक्शनलिस्ट हो गए, 2 तरीके के, तो कौन कौन से, फंक्शनल एंड पॉलिटिकल। फंक्शनल इन स्पिल ओवर इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स पर जोर देता है, इशू एरियाज, इंटीग्रेशन इन वन पॉलिसी, है ना। और पॉलिटिकल स्पिल ओवर क्रिएट करता है सुपर नेशनल गवर्नेंस मॉडल को। उसके बाद आप देखोगे अर्नेस्ट बी हास, नव प्रकारवादियों ने प्रकारवादी मान्यता में अनेक विसंगतियों को उजागर किया, है ना। जो नव प्रकारवादी थे, न्यू फंक्शनलिस्ट थे, तो वो फंक्शनलिज्म में क्या करते हैं, काफी सारी कमियों को उजागर करते हैं, और उनके अनुसार व्यवहारिक रूप से राजनीति एवं तकनीक क्षेत्र में ठोस विभाजन संभव नहीं है। उन्होंने बोला, जो न्यू फंक्शनलिस्ट है वो क्या बोलते हैं कि व्यवहारिक और राजनीतिक एवं तकनीकी क्षेत्र में ठोस विभाजन संभव नहीं है। अगर आप डिफरेंशिएट करो तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और प्रकारवादी सिद्धांतों ने राज्य के मध्य विद्वान संघर्ष के विश्लेषण में प्रभावी नहीं है ना। जो प्रकारवादी सिद्धांत है वो राज्यों के मध्य जो विद्वान संघर्ष हैं उनके पर बोलता है ना, तो वो प्रभावी नहीं है। अर्नेस्ट हास के अनुसार प्रकारवादी स्पिल ओवर इफेक्ट को मान्यता भी अतिरंजित है, मतलब स्पिल ओवर इफेक्ट को भी वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि कोई ये मतलब फालतू है, एक तरह से कोई काम का नहीं है, क्योंकि राज्यों के मध्य तकनीकी और आर्थिक संयोग समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि राज्य के मध्य तकनीकी और आर्थिक संयोग से संघर्ष पूर्णतः समाप्त नहीं होंगे। अगर कोई कितना भी तकनीकी रूप से किसी को कोऑपरेट कर ले, कोई कितना भी किसी को पैसा दे ले, कोई कितना भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर ले, तो क्या उनके बीच में संघर्ष समाप्त हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बोला, पश्चिमी यूरोपीय देशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि देशों के मध्य अभी भी संघर्ष क्या है, विद्यमान है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि चाहे कितना भी कोऑपरेट कर लो, टेक्नोलॉजी में कर लो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर लो, लेकिन फिर भी जो नेशन है, नेशन के बिटवीन क्या रहेंगे, हमेशा जो कन्फ्लिक्ट है वो हमेशा रहेंगे। तो ये चीज ये बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोबारा हिंदी आ गई, वेट मैं इसकी इंग्लिश देख लेती हूँ। ओके, इसकी इंग्लिश गलती से हिंदी हो गई है, मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखो, अर्नेस्ट बी हास क्या करते हैं, जो न्यू फंक्शनलिस्ट है, इसको आप बना के लिख लेना। अर्नेस्ट बी हास जो है न्यू फंक्शनलिस्ट, फंक्शनलिज्म में क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने लेकर आते हैं, और वो कहते हैं कि जो भी राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्रों में जो विभाजन है वो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा प्रकारवादी जो राज्यों के मध्य जो संघर्ष है उनके विश्लेषण में प्रभावी नहीं है, है ना। और अर्नेस्ट बी हास क्या बोलते हैं, जो प्रकारवादियों का जो फंक्शनलिस्ट का स्पिल ओवर इफेक्ट है ना, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और कहा कि राज्यों के मध्य तकनीक और आर्थिक संयोग चाहे कितने भी कर लो, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन कितना भी कर लो, लेकिन कभी भी जो आपके स्ट्रगल है, जो ये संघर्ष है, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज ये बोलते हैं। उसके बाद आप देखो, न्यू फंक्शनलिज्म जो टर्म है ये किसने दी थी, 1985 में जेफरे
सी अलेक्जेंडर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और एम था रिकंसिडर करना, ठीक है, पार्सन थ्योरी को। तो ये आप लोगों का थोड़ा सा इसमें आ जाता है, ठीक है, ये पार्सन से आ जाता है। तो न्यू फंक्शनलिज्म ऑफर करता है क्रिटिक ऑफ फंडामेंटल प्रोपोजिशन, ओरिजिनल थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म। तो आप सभी को पता है फंक्शनलिज्म के उससे ही न्यू फंक्शनलिज्म आया, फंक्शनलिज्म को क्रिटिसाइज करके, है ना, उसके अंदर कुछ कमियों को निकाल के। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद काफी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आप लोगों के लिए दे दी हैं। तो डेविड मित्रेनी की फंक्शनल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स है, और प्रोग्रेस ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, वर्किंग पीस सिस्टम है। उसके अलावा अर्नेस्ट हैस की बियॉन्ड द नेशन स्टेट फंक्शनलिज्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1964, डायनेमिक फंक्शनलिज्म माइकल ए फाया की है, और फंक्शनलिज्म एंड ग्रामर थॉमस गिबोन की है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए, सो न्यू फंक्शनलिज्म ये आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ आया होगा, है ना। न्यू फंक्शनलिज्म आप लोगों का फंक्शनलिज्म का ये पूरा वो कर देता है, इसको रिजेक्ट कर देता है, स्पिल ओवर इफेक्ट को, है ना। अर्नेस्ट हास अगर आप देखो, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अर्नेस्ट हास की अगर हम बात करें, जो अर्नेस्ट हास हैं, ठीक है, मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ। तो अगर हम अर्नेस्ट हास की बात करें, जो ये अर्नेस्ट हास है ना, अर्नेस्ट हास की अगर हम बात करें, तो इन्होंने जो न्यू फंक्शनलिज्म को जब डेवलप किया था, तो इन्होंने किसको स्टडी किया, यूरोपियन कम्युनिटी, ठीक है, यूरोपियन कम्युनिटी के डेवलपमेंट को पूरा से इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। और उन्होंने राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया, उन्होंने राजनीतिक और गैर राजनीतिक क्षेत्रों में विभाजन को अस्वीकृत कर दिया, ठीक है, कि पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एरियाज में कोई डिफरेंस नहीं होता, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे, तो मेनली जो आपका फंक्शनलिज्म है ना, वो बहुराष्ट्रीय संबंधों में परस्पर निर्भरता के माध्यम से शांति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, इस पर काफी जोर देता है कि अंतरराष्ट्रीय जो भी बहुराष्ट्रीय संबंध हैं, ठीक है। या अगर आप देखोगे, जैसे कि अगर किसी से हम इकोनॉमिक कॉपरेशन करें या फिर किसी से हम टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन करें, तो इससे जो हमारे बीच में जो प्रॉब्लम्स है, तो वो ठीक हो सकती है। तो ये फंक्शनलिज्म मानता है, ठीक है। तो ये लेकर आप देखोगे, बहुराष्ट्रीय संबंधों में परस्पर निर्भरता, ठीक है, इसके माध्यम से शांति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। ये कौन मानता है, ये फंक्शनलिज्म मानता है। और सहयोग का क्या अर्थ है, तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए, है ना। मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग में ये लाइन बताई थी, जो सहयोग होगा वो कौन करेगा, तकनीकी विशेषज्ञ। मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, ये तकनीकी विशेषज्ञ परिवहन, संचार, वित्त जैसे प्रक्रियात्मक क्षेत्र में विद्यमान सारी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेंगे, और ऐसे क्या आ जाएगी, शांति आ जाएगी। ये लोग मेनली यही बात करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। बाय बाय।